हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन। हाँ, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7th NCERT हिस्ट्री, जिसका नाम है दिल्ली 12th टू 15th सेंचुरी। स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैंने आपको बताया हुआ है कि नोट्स ऑलरेडी बने होते हैं, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग और यू जस्ट कैन हैव अ लुक ऑन दिस PDF, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी होंगे वो सारे पता चल जाएंगे। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन, बट PDF आपको टेलीग्राम में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं विद द दिल्ली 12th टू 15th सेंचुरी। दिस इज़ द न्यू चैप्टर टुडे। तो कल हमने, अगर आपने कल का लेक्चर देखा हो तो कल हमने कावेरी डेल्टा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, ऑन द कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा जो है यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से चोला डायनेस्टी बहुत इमर्ज होके आती है। देन वी सॉ दैट डिफरेंट डायनेस्टीज़ जो कि नॉर्थ इंडिया में भी फ्लरिश कर रही थी, जैसे कि आपको अगर याद हो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल हमने पढ़ा था, गुर्जारा प्रतिहार इधर था, यहाँ पे आपके नीचे वाली साइड राष्ट्रकूट्स आ जाएंगे, देन ईस्ट वाली साइड में पालाज आ जाएंगे। तो एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था इन तीनों डायनेस्टी के बीच में। कौन से एरिया के लिए? तो कनौज वाला एरिया विच वॉज इन द बॉर्डर ऑफ द यूपी। तो उसके लिए फ़ाइट चलती रहती है। आज हम देखेंगे भाई दिल्ली में क्या सिनारियो था, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने देखा साउथ इंडिया में, नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन द दिल्ली। तो जो दिल्ली थी वो फर्स्ट कैपिटल बनती है ऑफ द किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। अब देखो ये जो दिल्ली था ना, एक मैंने आपको बताया था दिल्ली में कौन रूल कर रहे थे, तोमर्स रूल कर रहे थे। अभी आज हम इनके किंग्स के बारे में देखेंगे, अंगपाल एंड ऑल। तो तोमर्स रूल कर रहे थे इन द नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द दिल्ली। बट साइड में हम देखते हैं चौहान्स भी रूल कर रहे थे। कल हमने पृथ्वीराज चौहान की फाइट देखी थी विद गौरी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जिसमें पृथ्वीराज जीत गए थे, बट फर्स्ट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन विच वॉज इन 1192, जहाँ पे वो पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देते हैं गौरी। ठीक है, वो देखा था हमने। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो चौहान्स थे उनके अंडर ही तोमर थे, यानी कि राजा तो यहाँ पे भी बैठा हुआ है, जो आपका तोमर डायनेस्टी में है यहाँ पे भी राजा बैठा हुआ है, बट किसका कंट्रोल चल रहा है अल्टीमेटली? जो चौहान्स हैं। तो तोमर राजपूत जो हैं, दिल्ली जो है वो फर्स्ट टाइम कैपिटल बनती है अंडर द किंगडम तोमर राजपूत, जो कि बाद में 12th सेंचुरी के आसपास चौहान के द्वारा डिफीट कर दिए गए थे। चौहान वही थे जिनको चाहमान्स लिखा हुआ था मैप के अंदर, ठीक है, बाद में चौहान बन गए थे वो। पहले चाहमान्स हुआ करते थे, देन दे बिकेम द चौहान्स। कहाँ पे? अजमेर के। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो चौहान और तोमर की प्रेजेंस में ही आप देखते हो कि जो दिल्ली है एक कमर्शियल सेंटर इमर्ज होके आता है, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है। बहुत सारे रिच जैन मर्केंट्स आते हैं इस सिटी के अंदर और बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। कॉइन जो यहाँ पे बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको याद रखना, जो कॉइन्स इन्होंने बनाए थे दैट वाज द दिल्ली वाल। कैसे याद रख सकते हो? कहाँ के कॉइन्स हैं? दिल्ली के हैं, तो क्या बोल दिया? दिल्ली वाल। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ दिल्ली वाल। तो जो कॉइन्स थे वो सर्कुलेशन में आ चुके थे, बिकॉज ट्रेड चल रहा है तो कॉइन्स तो चाहिए होंगे। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है दिल्ली की इनटू अ कैपिटल, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया जो है कंट्रोल किया करता था। और वो एरिया कौन सा था? बाय द 13th सेंचुरी यू कैन सी इन द मैप, यहाँ पे आपको एक रिवर दिखाई गई है, दिस इज़ द यमुना रिवर। यमुना रिवर की आपको ट्रिब्यूटरी याद होगी, एक चंबल रिवर है, ठीक है। बाद में यमुना रिवर किस में मिल जाती है? गंगा के अंदर। गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी है सोन। वो चार रिवर्स आपको ध्यान में होनी चाहिए अल्टीमेटली। तो इस यमुना वाले रीजन के आसपास ही आप देखोगे दिल्ली की बहुत सारी जो दिल्ली से इन्होंने एक्सटेंड करा, कहाँ कहाँ तक करा, जैसे फिरोज़ाबाद, फिरोशा कोटला, हौज़ खास, सीरी, जहाँपना, दिल्ली ए कोना, कुतुब मीनार, हौज़ सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद। तो इतने सारे एरियाज़ को इन्होंने अपना जो इनका किंगडम था उसको एक्सटेंड करवाया। बस इतना याद रख लो, याद रह जाएंगी ये चीज़ें, दिल्ली से ही रिलेटेड हैं सारी। तो मतलब यू कैन से कि छोटे से एरिया से इतना ज़्यादा एक्सपांशन किया इन्होंने। टेक अ लुक एट द टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत अभी देखेंगे हम, ये वाला टेबल ये है आपका बताया हुआ कि कौन कौन से यहाँ पे रूल किया करते थे किंग्स। तो जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो भी बहुत सारी सिटीज़ बनवाते हैं इस एरिया में, हम देखेंगे वन बाय वन। जैसे कि दिल्ली ए कुन्ना या दिल्ली ए कुन्ना, ये वाली जगह जाती है, दैट इज़ दिल्ली ए कुन्ना। फिर आता है सीरी और एक आती है जहाँपना। ये किसने बनवाई थी? आपके दिल्ली सल्तनत ने, जो आप पढ़ते हो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, उन सब ने ये बनवाई थी। फिर आप देखते हो रूलर्स ऑफ दिल्ली कि बाय 12th और 13th सेंचुरी रूलर्स कौन कौन हुआ करते थे। पहली आती है राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टीज़ में आपकी सबसे पहली आएगी तोमर्स। तोमर्स स्पेसिफिकली कहाँ पे हुआ करते थे? देवर इन द दिल्ली वाले एरिया में होंगे स्पेशली।
यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट किंग आते हैं वो अनंग पाल आते हैं, 1130 टू 1145 तक ये रूल करेंगे। देन यू विल सी चौहान्स। चौहान्स में इंपॉर्टेंट किंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान। कौन से थे? 3 थे ये, पर यहाँ पे आप सिर्फ पृथ्वीराज चौहान भी याद रख सकते हो, बट इनसे पहले भी और पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, इनको 3 नंबर दिया जाता है। 1175 टू 1192 ये रूल करते हैं, गौरी इसको डिफीट कर देते हैं इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है जिसमें जो गौरी होता है वो पृथ्वीराज चौहान जी को डिफीट कर देता है। देन अर्ली टर्किश रूलर्स हुआ करते थे। कौन कौन आए? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये स्लेव हुआ करता था। किसका स्लेव था? अगर आपको ध्यान हो तो गौरी का स्लेव हुआ करता था ये। ठीक है, बाद में ये स्लेव डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 टू 1210 तक ये रूल करता है। बेसिकली ये पोलो कर रहा होता है, यानी कि वो घोड़े की सवारी कर रहा होता है, गेम होती है बेसिकली, तो उसमें से ये गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है इन 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका सन इन लॉ आता है, यानी कि दामाद आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्योंकि ये बोला जाता है एक आराम शाह भी आता है वैसे, पर वो बहुत ज़्यादा प्लेजर सीकिंग था, मतलब उसको फ़न में ज़्यादा चीज़ें पसंद थी इंस्टेड ऑफ वर्किंग, तो उनको हटा के शमशुद्दीन इल्तुतमिश को ले आते हैं। देन 1210 टू 1236 आप देखोगे इल्तुतमिश ही रूल करेंगे। फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश के जो लड़के थे वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, तो उसी वजह से उनकी जो लड़की है रज़िया सुल्ताना वो गद्दी पे बैठ जाती है इन 1236 टू 1240। 4 साल तक रूल करती है। उसको भी मार दिया गया था, एक घेरा बनाया और मार दिया गया। घियासुद्दीन बलबन आता है रज़िया सुल्ताना के बाद, 1266 टू 1287 तक ये रूल करेगा। देन वी विल सी, जैसे ही आपके अर्ली टर्किश रूलर जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी के बाद आप प्रोसीड कर जाओगे टुवर्ड द खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी में आपको 2 इंपॉर्टेंट किंग्स मिलेंगे, वन इज़ जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। आपने मूवी सभी ने देखी है, इन दोनों का रोल बताया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है खलजी डायनेस्टी में, या फिर खिलजी भी लिखा होता है इसको, तो वो किसका रहता है? जलालुद्दीन खिलजी का और अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद हुआ करता था। 1290 टू 1320 तक ये डायनेस्टी चलेगी। देन यू विल सी कि जैसे ही तुगलक डायनेस्टी खलजी डायनेस्टी ख़त्म हुई, देन यू विल रीच अप टू द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी आपकी चलेगी फ्रॉम 1320 टू 1414। सबसे पहले आते हैं घियासुद्दीन तुगलक, फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी पॉपुलर है, आपने सुना होगा, फूल्स किंग भी बोला जाता था। ठीक है, मूर्ख था क्योंकि ये बोला जाता है हिस्ट्री में, इनको मूर्ख की तरह दिखाया जाता है, तो दैट्स वाई। तो मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक था। फिर जैसे ही तुगलक डायनेस्टी खत्म होगी आपकी 1414 के अंदर, यू विल सी सैयद डायनेस्टी विल इमर्ज, जिसमें आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट खिज़र खान। 1414 टू 1451 तक ये रूल करेंगे। यू विल सी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इब्राहिम लोधी विल कम, जिसकी लड़ाई होगी किससे? बाबर से। और फिर बाबर जाके मुग़ल का जो एम्पायर है उसको एस्टेब्लिश करेगा इन इंडिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स। सुल्तान्स के अंडर कैसे ये रूल करते हैं वो सारी चीज़ें देखनी है। हिस्ट्री को बोला जाता है तारीख। ठीक है, तारीख जो है सिंगुलर फॉर्म है और तारीख प्लूरल फॉर्म है, यानी कि बहुत सारी हिस्ट्रीज़ हैं तो उसको प्लूरल फॉर्म में तारीख बोलेंगे। तो तारीख का बेसिक मीनिंग इज़ हिस्ट्री, इतिहास, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो पर्शियन लैंग्वेज थी, यही लैंग्वेज आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज़ की जाने लगी दिल्ली सल्तनत के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में हमने कौन कौन सी डायनेस्टी देख ली? स्लेव डायनेस्टी देखी, देन वी सॉ खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, एंड देन सैयद डायनेस्टी, एंड फाइनली लोधी डायनेस्टी। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, ये जो स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी थी ना, ये सारे हुआ करते थे टर्क्स। पर वहीं पे अगर लोधी जी की बात करें अकेले, तो ये अफ़गान्स थे, ये भी याद रख लेना यहाँ पे। तो जो ऑथर हुआ करते थे तारीख के, यानी कि हिस्ट्रीज़ के, वो काफ़ी रिनाउंड मैन हुआ करते थे, स्कॉलर्स हुआ करते थे प्रॉपर एंड इनके जो सेक्रेटरीज हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट्स एंड कोर्टियर्स, दे वर ऑल्सो क्या करते थे, ये सारे इवेंट्स देखते रहते थे, राजा क्या कर रहा है, कैसे रूल कर रहा है, कौन सा एरिया कॉन्कर कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखते रहते थे। देन सर्कल ऑफ जस्टिस, फ़क्र ए मुदाबिर। फ़क्र ए मुदाबिर को लिखा गया 13th सेंचुरी के अंदर। यहाँ पे बताते हैं कि जो किंग है वो अपने सोल्जर के बिना नहीं जी सकता, क्योंकि अब देखो इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा होते थे, फाइट्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो बिना आर्मी के कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि किंग रूल कर पाएगा। एंड जो सोल्जर्स थे वो बिना सैलरी के नहीं रहते थे, तो एक साइकिल चलती है, अब पैसे नहीं दोगे तो कोई क्यों तुम्हारे लिए फ़ाइट करेगा। एंड जो सैलरी थी वो आती थी रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, जो भी लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और वो फिर एज अ सैलरी दे दी जाती थी टू द सोल्जर्स। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। ठीक है, फिर ये हैपन होता है व्हेन द किंग
प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। चलो, इसके बाद आता है कीपिंग द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। आप देखोगे कि जो ऑथर्स हुआ करते थे तारीख के यानी कि हिस्ट्रीज़ के, वो सिटीज़ में रहा करते थे, स्पेशली इन द दिल्ली, एंड बहुत रेयर होता था कि विलेजेस में रह रहे हैं। बहुत सारी हिस्ट्रीज़ लिखते हैं अपने सुल्तान्स के ऊपर, और ये भी लिखते हैं कि कैसे वो रिच रिवॉर्ड्स की होप रखा करते थे। एंड ये ऑथर एडवाइस करते थे रूलर्स को जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी, एंड एक आइडियल सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखते थे ऑन द बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। इनका जो आइडिया था वो किसी ने बाद में शेयर नहीं किया। ऑल दो 1236 में आप देखते हो सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर है रज़िया सुल्ताना, वो सुल्तान बन जाती है। बट होता क्या है, उस टाइम पे माना जाता था कि जो मेल है वही सिर्फ राजा बनना चाहिए, बाकी फ़ीमेल का काम होता है बाकी चीज़ें देखना। बट रज़िया सुल्ताना जो है, शी वॉज ग्रोन अप लाइक किंग, एंड वो क्या करती है रज़िया सुल्ताना, वो जो अपना अटायर होती है, व्हील भी नहीं लिया करती थी। व्हील का मतलब होता है पर्दा भी नहीं लिया करती थी, जो ये हिजाब वगैरह यूज़ करते हैं वो भी नहीं लिया करती थी। शी यूज़ टू फाइट इन द मेल अटायर। एक राइटर आते हैं मिनहाज ए सिराज, ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि जो भी बच्चे थे इल्तुतमिश के, उनसे सबसे ज़्यादा जो एमिनेंट था बच्चा वो कौन थी, रज़िया सुल्तान। बाकी के जो किड्स थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश के, वो उतने खास नहीं थे, उतने एमिनेंट नहीं थे टू फाइट, नॉर वर द नॉबल्स। अब देखो रज़िया सुल्ताना एक लड़की जब गद्दी पे बैठी, तो जो नॉबल्स हुआ करते थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उन्होंने एक चहलगानी सिस्टम चलाया था। इल्तुतमिश ने चहलगानी सिस्टम में क्या किया था, उन्होंने 40 नॉवेल्स रखे थे जो कि उनको ऑर्डर एंड एडवाइस करेंगे, ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी राजा को तो उनको हेल्प करेंगे। बट जब रज़िया सुल्ताना गद्दी पे आ जाती है तो इन नॉवेल्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि एक लेडी हमें रूल कर रही है। तो दैट्स वाई 1240 में ये लोग प्लानिंग करते हैं और उसको मरवा देते हैं। और व्हेन शी वॉज कमिंग बैक टू द दिल्ली फ्रॉम हरियाणा वाला रीजन, हरियाणा में उनका टोम भी मिलता है जो आपकी रज़िया सुल्ताना है। तो मिनहाज सिराज क्या बोलते हैं रज़िया के बारे में, मिनहाज सिराज बोलते हैं कि ये जो क्वीन का रूल था ना, ये सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट था अकॉर्डिंग टू गॉड। गॉड को ब्लेम कर दिया जाता है कि गॉड के अकॉर्डिंग विमेन जो है वो क्वीन नहीं बन सकती। और ये बोला जाता है, ये बोलते हैं मिनहाज सिराज कि जो वुमेन होती है उसका एक धर्म होता है कि वो मैन के सबऑर्डिनेट रहे, यानी कि जैसा मैन बोलेगा वैसा विमेन करेगी। तो ये बोलते हैं कि ये गॉड के क्रिएशन के अगेंस्ट था। एक इंस्क्रिप्शन मिलती है और एक कॉइन्स भी मिलते हैं रज़िया सुल्ताना के, जहाँ पे वो बताती है कि दैट शी इज़ द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। और दिस वाज इन कंट्रास्ट द क्वीन रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी एक क्वीन हुआ करती थी काकतीय डायनेस्टी की ऑफ वारंगल, तो जो कि आज के आंध्र प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो रुद्रमा देवी भी क्या करती है, अपना नाम ना चेंज कर लेती है और अपने आप को ऐसे दिखाती है कि दैट शी इज़ नॉट अ वुमन बट शी इज़ मैन। क्यों? क्योंकि सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये अगेंस्ट था। तो रुद्रमा देवी शी वॉज द क्वीन ऑफ रांगल ऑफ काकतीय डायनेस्टी। तो ये क्या करती है, अपना नाम ही बदल देती है कि जब लड़कियों को क्वीन बनना ही नहीं दिया जाएगा, फाइट करने ही नहीं दिया जाएगा, तो मैं आदमी बन जाती हूँ। देन शी यूज़ टू फाइट लाइक अ मैन। फिर एक दीदा आती हैं, शी वॉज अगेन द क्वीन। ये दीदा जो हैं ये कश्मीर की हैं, इन्होंने कश्मीर को रूल किया था 982 1003 तक। इनका टाइटल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दीदा से आपको दीदी वर्ड आ जाएगा याद। तो सारे लोग इनको अपनी एल्डर सिस्टर माना करते थे, और जो भी इनके सब्जेक्ट थे वो इनको काफ़ी पसंद भी करते थे, ठीक है। क्लोज लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक। अभी आपने स्लेव डायनेस्टी देखी, स्लेव डायनेस्टी में ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, देन रज़िया सुल्तान आई, एंड फाइनली बलबन आए। अभी देखेंगे हम तुगलक डायनेस्टी आएगी। तुगलक डायनेस्टी जो है जहाँ पे खलजी आएंगे और फिर तुगलक आएंगे। खलजी में हम देखेंगे जलालुद्दीन और इल्तुतमिश का। बट उससे पहले जो कंसोलिडेशन होगी थी किंगडम की दिल्ली सल्तनत के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ताकि उनके पास अच्छे गवर्नर्स भी रहें और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी रहें। बहुत सारे एरिस्टोक्रेट्स को अपॉइंट किया गया, लैंड चीफ्टन्स रखे गए। क्यों रखे गए? बिकॉज रेवेन्यू भी कलेक्ट करना था, अल्टीमेटली टैक्सेस यू कैन से। तो इल्तुतमिश जो था वो फेवर करता था अपने स्पेशल स्लेव्स को, जो कि उनको मिलिट्री सर्विस दिया करते थे। और इन स्लेव्स को पर्शियन में बोला जाता था बंदगन। बंदगन। इस चैप्टर की जितनी भी टर्म्स हैं ना, जैसे तारीख पढ़ी आपने या तारीख जिसको बोलते हैं, तो जिसका मतलब होता है हिस्ट्री, उसी तरह से बंदगन जो होता है ये स्लेव्स के लिए यूज़ करा जाता है। पर ये कौन से स्लेव हुआ करते थे? ऐसे स्लेव जिनको एज अ मिलिट्री की तरह यूज़ किया जाता था, तो इनको टर्म दे दी एक बंदगा। पर्शियन लैंग्वेज में इनको बंदगा बोला गया। दे वर केयरफुली ट्रेन
trained to man some of the most important political offices in the kingdom since they were totally dependent upon their master. सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, तो सुल्तान इनको ट्रस्ट किया करते थे. सुल्तान की एडवाइस हुआ करती थी जो भी स्लेव आएगा उनको क्या किया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा अगर वो अपना काम विद लॉयल्टी करते चलेंगे. देन खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू करते हैं बंदगान सिस्टम, यानी कि स्लेव को एज अ मिलिट्री की तरह यूज़ करना. और इन्होंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी ऑफ़र करे कि जो भी स्लेव आएगा उनको हम प्रमोशन करेंगे एंड ऑल. क्लाइंट क्या होते हैं, समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, सुजरानिटी का ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ठीक है, तो बंदगां किसको दी जाती थी, मान लो कोई राजा है और वो मान लो खलजीज को बोल रहा है मेरे पास ना आर्मी नहीं बची हुई है, तो इन स्लेव्स को अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, जो उस राजा ने मांगे हुए हैं उनको भेज देगा. तो मतलब वो क्लाइंट हो गया राजा उसका कि उससे मांग रहा है. देन स्लेव्स एंड क्लाइंट्स होते थे वो काफ़ी लॉयल हुआ करते थे अपने मास्टर्स के लिए एंड पेट्रॉन्स के लिए, बट उनके हायर्स नहीं हुआ करते थे, यानी कि उनकी गद्दी को नहीं वो ले सकते थे, इतना सा फ़र्क था. सुल्तान के अपने अपने सर्वेंट्स हुआ करते थे और इसकी वजह से नए नए मुनार्क बनते थे और बीच में फ़ाइट्स भी हो जाया करती थी ओल्ड और नए नॉबिलिटी के बीच में. अब देखो कुछ नॉबल्स होंगे वो पुरानी सोच के होंगे, कुछ नॉबल्स होंगे वो नई सोच के होंगे, क्लैशेस तो होंगे ही होंगे उसके बाद. ठीक है, फिर उसके बाद आता है पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान हु also shocked many elites and authors of Persian Tariq. They criticized the Delhi Sultanate for appointing the low and base born to high offices. Then officials कौन कौन आते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के. सुल्तान मोहम्मद तुगलक की अगर बात करें तो इन्होंने एक अजीज़ खुमार को अपॉइंट करा था. ये वाइन डिस्टिलर था, वाइन बनाया करते थे. एक फ़िरोज़ हज़म था, ये बार्बर था एक. ठीक है, और बार्बर मतलब जो आपके नाई होते हैं. तो अजीज़ खुमार वॉज वाइन डिस्टिलर, फ़िरोज़ हज़म वॉज बाबर एंड मंका तबाक जो था ये कुक हुआ करता था. और दो गार्डनर थे जिनका नाम था लाधा एंड पीरा. ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट. अजीज़ खुमार वाइन डिस्टिलर, फ़िरोज़ हज़म को एज अ नाई की तरह रखा गया, बाबर. मंका जो था, मंका तबाक, उसको शेफ़ की तरह रखा गया, ही वॉज कुक. एंड दो गार्डनर जिनका नाम था लाढ़ा एंड पीरा, तो इन दोनों को भी रखा गया. हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इनको दी गई. ज़ियाउद्दीन बरानी जो थे एक मिड 14th सेंचुरी क्रोनिकल हैं, आपने सुना होगा ज़ियाउद्दीन बरानी का नाम. ही वॉज़ वेरी एमिनेंट राइटर एंड इनको अपॉइंट करा गया जब जो एज अ साइन ऑफ द सुल्तान का लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल. तो उस केस में जो ज़ियाउद्दीन बरानी थे वो एडवाइस दिया करते थे. खलजी एंड तुगलक मोनार्क्स जो थे दे अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ द टेरिटरी और वेरिंग साइज. इनकी जो लैंड थी इसको बोला जाता था इक्ता एंड इसके जो होल्डर होंगे उनको बोला जाता था इक्तादार या फिर मुक्ति. जो ड्यूटी हुआ करती थी मुक्ति की दैट वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स में. इक्तादार जो मुक्ति हुआ करते थे या फिर इक्तादार होते थे उनका मेन पर्पस रहता था कि कैसे वो मिलिट्री को हैंडल करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे इक्तास के अंदर. इक्ता क्या थी, लैंड थी. बेसिकली ये लैंड है, जिसकी ये लैंड है उसको इक्तादार बोल देते हैं या फिर मुक्ति बोल देते हैं. इनका काम क्या रहता था, आर्मी को भी कंट्रोल करना और साथ में अपना इक्ता की भी देख रेख करना. और ये सोल्जर्स को पेमेंट भी दिया करते थे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. जो कंट्रोल होता था मुक्ति इसके ऊपर दैट वाज वेरी इफ़ेक्टिव एंड ऑफिस जो था वो इनहेरिटेबल नहीं था, जो एमिनेंट होगा उसी को दिया जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद इक्ता जो थे वो शॉर्ट पीरियड के बाद शिफ्ट कर दिए जाते थे. जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती थी वैसे वैसे वो जो इक्ता होगा यानी कि लैंड होगा वो किसी और को दे दिया जाएगा. देन वी विल सी ये जो हार्श कंडीशन थी ऑफ सर्विस दे वर रिगरसली इम्पोज ड्यूरिंग द रिन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. एंड अकाउंटेंट्स भी रखे गए जो कि रेवेन्यू जितना भी कलेक्ट होगा बाय मुक्तीज़ या फिर इक्तादार उसके ऊपर पूरा चेक रखेंगे कि कितना अमाउंट उन्होंने कलेक्ट किया. Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान जो है वो hinterland of the city under their control they forced the landed chieftain the समंथा. समंथा कौन हुआ करते थे, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ये रिच लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे काफ़ी ज़्यादा. एंड वो चाहते थे बाद में बाय द टाइम कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपना एक किंगडम एस्टेब्लिश करें. अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं, ये स्टेट को ब्रॉट करते हैं अंडर द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल. जो राइट थे लोकल चिफ्टियंस के वो था कि टैक्सेस लेवाया करो जो भी वहाँ पे पब्लिक है और
लिवाई करो एंड देन कैंसिल करो, एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, ठीक है। जो भी मना करता था उसको वो फोर्स करते थे दैट यू हैव टू पे द टैक्सेस। बहुत सारे ओल्ड चिफ्टन्स हम देखते हैं एंड लैंडलॉर्ड देखते हैं हु सर्व द सुल्तान एज अ रेवेन्यू कलेक्टर एंड असेसर। तीन तरह के टैक्सेस देखने को मिले। एक तो कल्टीवेशन टैक्स होता था, उसको बोलते थे खर्च। जो खर्च था ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, वो क्या हुआ करता था आपका कल्टीवेशन टैक्स एंड 50% जो होती थी पीजेंट की प्रोड्यूस वो देनी पड़ती थी। दूसरा कैटल्स के ऊपर लगता था और एक घरों के ऊपर लगता था। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था जो टैक्सेस कलेक्शन का था। एंड अब देखो एरिया जो था वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता जा रहा था। दिल्ली से बंगाल वाला रीजन कंट्रोल करना वाज वेरी टफ, एंड साउथ इंडिया वाज कंट्रोल करना वाज आल्सो वेरी टफ। बट दिल्ली को ही कैपिटल क्यों बनाया गया? एक तो बहुत सारे इन्वेजन्स होते थे और दूसरा यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे क्योंकि गंगेटी यमुना वाला प्लेन है, ठीक है। लैंड यहाँ पे भी फर्टाइल देखने को मिलती है। तो यू विल सी कि बाकी एरियाज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्टेड हुआ करते थे एंड वहाँ पे सुल्तान फोर्सेस पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। एंड जो लोकल चीफ हुआ करते थे दे एस्टेब्लिश देयर ओन रूल इन दीज रीजन्स। बंगाल वाला रीजन हो गया, साउथ इंडिया वाला रीजन हो गया, वो सारे। कई बार अलाउद्दीन खिलजी जैसे रूलर या फिर मोहम्मद तुगलक जैसे रूलर्स दे ट्राई टू कंट्रोल, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं। काफ़ी शॉर्ट पीरियड तक ये लोग कंट्रोल कर पाते हैं। देन चिफ्टन्स एंड दियर फोर्टिफिकेशन। अब आता है आपका इबन बतूता। इबन बतूता आपने सॉन्ग सुना होगा एंड 14th सेंचुरी में आते हैं। ये मोरक्को से आए थे इबन बतूता एंड मोरक्को विच इज़ इन अफ्रीका। एंड ये बताते हैं किस तरह के चिफ्टन्स उस टाइम पे होते हैं। कुछ नहीं बोलते, ये जोग्राफ़ी को एक्सप्लेन करते हैं कि सारा का सारा एरिया ये वाला फॉरेस्टेड है। जब सुल्तान यहाँ पे जाने की ट्राई कर रहा है तो ही वॉज फीलिंग वेरी टफ, बट कुछ किंग्स जो हैं जैसे तुगलक और कुछ आपने अभी देखा खिलजीज, दे ट्राई टू इन्वेड बट हार जाते हैं। थोड़े ही टाइम तक रूल कर पाते हैं, उसके बाद उनको वापस आना पड़ता है। मंगोल्स अंडर द चेंगिस खान या फिर जेंगिस खान भी जिनको बोलते हैं, ट्रांसोजेनिया वाला एरिया होता है नॉर्थ ईस्ट में, जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ पे आ गया इस तरह से ये वाला एरिया, ठीक है। दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट, ट्रांसोजेनिया बोलते थे उसको। जेंगिस खान यहाँ पे इन्वेड करता है इन 1219 एंड दिल्ली सल्तनत फेस करते हैं एक ऑनस्लॉट सून आफ्टर, ठीक है। जो मंगोल हैं दे ऑल्सो अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत। इन कब हुआ था इंक्रीज? जब अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहे थे एंड इस टाइम पे मोहम्मद तुगलक का रूल भी चलता है बाद में। एंड दे वर फोर्स द टू रूलर टू मोबिलाइज द लास्ट स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस उनको ये फेस करने पड़ते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे जेंगिस खान का इन्वेजन देखने को मिलता था। इल्तुतमिश के टाइम पे भी ये मिल सकता था जेंगिस खान का इन्वेजन, बट उन्होंने टैकल कर लिया था। यहाँ पे मंगोल्स मतलब जो चेंगिस खान की जनरेशन है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जनरेशन चेंगिस खान तो आप इल्तुतमिश के टाइम पे देखते हो। सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। अब आप देखोगे कि सैयद्स आ जाएंगे, ठीक है। तुगलक के बाद सैयद्स आ जाएंगे और लोधी डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली और आगरा वाला एरिया ये रूल कर रहे हैं। उसके बाद जौनपुर जो कि आपके बंगाल, जौनपुर हो गया आपका, बंगाल हो गया, मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये साउथ इंडिया के कुछ पार्ट, ये इन्होंने अपने एरियाज़ इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए थे दैट वी आर नॉट अंडर द किंग। काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस कैपिटल्स हुआ करती थी ये भी, बट दे वर कंट्रोल्ड बाय द लोकल रूलर्स। इस टाइम पे क्या होता है आप देखोगे राजपूत रूलर्स जो हैं वो इमर्ज करके आते हैं। कुछ एक स्टेट जो है वो अपना एस्टेब्लिश कर देती है किंगडम और एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं, जैसे शेर शाह सूरी। ये 1540 टू 1545 के बीच में आते हैं एंड अपना करियर एज अ मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी की तरह स्टार्ट करते हैं। इनके एक अंकल हुआ करते थे बिहार में, और बाद में क्या करते हैं चैलेंज करते हैं मुग़ल एम्पायर हुमायूं को। हुमायूं वॉज द सन ऑफ अकबर। उनको चैलेंज करते हैं और बार बार डिफीट भी करते हैं। शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था और अपनी डायनेस्टी वहाँ पे चला दी थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हुमायूं। यू विल सी हुमायूं, ये अब मुग़ल डायनेस्टी में हम एंटर कर रहे हैं जब शेर शाह के बारे में पढ़ रहे हैं। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने कैप्चर कर लिया था दिल्ली को और अपनी डायनेस्टी वहाँ पे चला दी, सुर डायनेस्टी। और वहाँ पे अराउंड 15 ईयर्स तक ये रूल करते हैं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला देते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से सीखे जो कि बहुत ज़्यादा एमिनेंट हुआ करते थे इन ऑर्डर टू रूल। शेर शाह की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत सारे ग्रेट एम्परर्स ने फॉलो करी, जैसे कि अकबर। उन्होंने बाद में कंसोलिडेट किया था मुग़ल एम्पायर को, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, चलो उसके बाद अब देखते हैं एक बार फटाफट से समरी ले लेते हैं इसी चैप्टर की, जो कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखी हुई है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 दिल्ली 12 to 15 सेंचुरी करा एंड
दिल्ली हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी 12th सेंचुरी में। फर्स्ट कैपिटल तोमर राजपूत ने दिल्ली को बनाया। तोमर का हम एक किंग पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अनंगपाल। इन्होंने बहुत सारे दिल्ली के अंदर कॉइन्स एस्टेब्लिश करे, मिंट करे, जिसको बोला गया दिल्ली वाल। ये कॉइन्स फिर ट्रेडिंग के लिए यूज़ किए जाने लगे। बहुत सारी सिटीज़ इमर्ज होके आती हैं, फ़िरोज़ाबाद, फ़िरोज़ शाह कोटला, हौज़ खास, सिरी, रिवर यमुना के साइड में थे, जहाँ बना, दिल्ली कुन्ना, हौज़ सुल्तान, तुगलकाबाद, आदिलबाद। राजपूत डायनेस्टी में इमर्जेंस दिखती है तोमर्स की, देन चौहान्स की। अर्ली टर्किश रूलर्स आते हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, गियासुद्दीन बलबन एंड ऑल। खलजी डायनेस्टी देखते हैं जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। तुगलक डायनेस्टी में देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक। सैयद डायनेस्टी में खीज़र खां आते हैं। लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी आते हैं। फिर इब्राहिम लोधी भी आएंगे, जिनकी फ़ाइट बाबर से होगी। एक टर्म देखी तारीख, जिसको तारीख भी बोला जाता है, इसका मतलब होता है हिस्ट्री। तो पर्शियन में हिस्ट्री को बोला जाता है तारीख। फिर आता है फ़कर मुदाबिर। फ़कर मुदाबिर को लिखा गया था 13th सेंचुरी में। यहाँ पे बताया जाता था कि जो किंग है वो सैलरी सोल्जर के बिना नहीं रह सकता, और जो सोल्जर है वो सैलरी के बिना नहीं रह सकता। सैलरी कहाँ से आती थी? जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था फ्रॉम द पीजेंट्स, और पीजेंट जो थे वो अपना रेवेन्यू दिया करते थे, जो भी वहाँ पे समंथाज एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं मिनहाज सिराज ने बताया किस तरह से रज़िया सुल्ताना बन जाती है। शी वॉज़ द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। और हम देखते हैं जो इल्तुतमिश थे, उनके जो लड़के थे वो उतने ज़्यादा एमिनेंट नहीं थे, और मिनहाज सिराज बोलते हैं कि जितनी रज़िया सुल्ताना एमिनेंट है उतने उसके भाई नहीं हैं। बट नॉबल्स को बड़ी दिक्कत होती है कि एक लड़की को क्यों राजा की तरह ट्रीट किया जा रहा है, गद्दी पे बिठाया जा रहा है। दे स्टार्टेड टू मेक कंट्रोवर्सीज अगेंस्ट हर, और बाद में 1240 के अंदर उसको मार दिया जाता है। देन ये बोला जाता है कि ये फ़ीमेल को राजा की गद्दी पे बिठाना इज़ अगेंस्ट द रूल्स। ठीक है, फिर रुद्रमा देवी के साथ कंपेयर किया गया रज़िया सुल्ताना को। रुद्रमा देवी जो थी वो काकतीय डायनेस्टी की एक क्वीन हुआ करती थी। शी वॉज ऑल्सो वेरी एमिनेंट फाइटर, बट हम देखते हैं कि उसके साथ भी ये मिसबिहेव ना हो बाय द नॉबल्स, तो रुद्रमा देवी एज अ मैन की फॉर्म में लड़ती है, अपना नाम चेंज कर लेती है। देन वी सॉ दीदा, जो कि कश्मीर की है, एंड दीदा जो थी इसका मतलब होता है सिस्टर या फिर दीदी। ठीक है, एल्डर सिस्टर। फिर हम देखते हैं एक टर्म आती है बंदगां। बंदगां को बहुत सारे किंग्स फॉलो करते हैं। बंदगां में क्या होता है, बंदियों को लाया जाता था, स्लेव्स को लाया जाता था, और बाद में मिलिट्री की फॉर्म में उनको रख लिया जाता था सैलरी के साथ। बाद में देखते हैं हम कि बहुत सारी प्रमोशंस भी उनकी करी जाती थी। फिर सुल्तान महमूद तुगलक के अंडर हम देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए ऑफिसर्स, या यू कैन से कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को अपॉइंट किया, जैसे अज़ीज़ खोमर एक वाइन डिस्टिलर हुआ करता था। फ़िरोज़ हज़म एक बाबर हुआ करता था। मंका तबाख एक कुक हुआ करता था। एंड पीरा एंड लाधा दे वर 2 गार्डनर्स। ये अपॉइंट हुए थे बाद में हाई पोस्ट में। फिर ज़ियाउद्दीन बरानी को हम देखते हैं, जब किंग फेस करता था पॉलिटिकल इनकैपेसिटी टू रूल, तो उस केस में क्या किया जाता था, ज़ियाउद्दीन बरानी एडवाइस दिया करता था। इक्ता हमें एक टर्म मिली जिसका मतलब होता है लैंड। इक्तादार एक टर्म मिली, जो लैंड के ऊपर चेक रखेगा उसको बोलेंगे इक्तादार या फिर मुक्ति, और इनको लैंड होल्डर बोल दिया जाता था। 3 तरह के टैक्सेस मिलते हैं। एक कल्टीवेशन पे लगता था जिसको खराज बोल दिया गया, और जो पीजेंट्स की प्रोड्यूस होती थी 50% वो राजा को देना पड़ता था। कैटल्स के ऊपर टैक्स लगता था, एंड हाउसेस के ऊपर टैक्स लगता था। देन यू विल सी कि इब्न बतूता आता है, मोरक्को से आया था, अफ्रीका वाले एरिया से। वो मेंशन करते हैं किस तरह से जो मंगोल्स थे वो इन्वेट करते हैं ट्रांसोज़ैमिया वाला एरिया। ट्रांसोज़ैनिया वाला एरिया जो है वो आपके नॉर्थ ईस्ट यानी कि आसाम वाला एरिया, उसकी बात करी जा रही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ईरान वाला एरिया। हाँ, तो उसके बाद आता है अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खलजी एंड अर्ली ईयर्स ऑफ द महमूद तुगलक रूल। फिर उसके बाद हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी बना दी जाती है दिल्ली के अंदर। शेरशाह सूरी किस तरह से अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करते हैं। हुमायूं को इन्होंने डिफीट करा था और 15 साल तक रूल करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ को फॉलो किया। तो यहीं पे आपका ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 3। आई जस्ट होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। एंड एक काम करना, इसकी जो PDF है वो आप ले सकते हो। हाँ, यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान में रखना, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द ईरान, मैंने आपको शायद इंडिया का बता दिया स्टार्टिंग में, ये वाला नहीं है, ईरान वाला एरिया है। ईरान का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट हुआ करता था, वहाँ पे चेंगिस खान की ये जो मंगोल्स हुआ करते थे ये अटैक करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक की था आज का वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।